नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मेंस के एक पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नीड फॉर रेगुलेटिंग द रोल ऑफ एनजीओज इन सोसाइटी। समाज में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को विनियमित करने की क्या आवश्यकता है। तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एनजीओ या गैर सरकारी संगठनों के बारे में बताते हुए। हम बताएंगे कि एनजीओ मूल रूप से गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन या स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का एक समूह होता है जो जनता की भलाई के लिए समाज में विविध मुद्दों से संबंधित काम करता है। तो NGOs are basically not for profit voluntary organizations or a group of citizens on a local, national or international level which work to address diverse issues in society for the betterment of public। इसके बाद हम बताएंगे कि एक समाज में गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम इनका रोल क्या होता है एनजीओस का, उसकी बात करें तो सबसे पहला ये रोल प्ले करते हैं कि समाज में जागरूकता पैदा करते हैं। अब एनजीओस जो होते हैं वो बेसिक लेवल पर जनता से जुड़े रहते हैं। एनजीओ के या गैर सरकारी संगठनों के जो कार्यकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोगों से एकदम ग्राउंड लेवल पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एरिया होता है वहाँ तक इनकी पहुँच होती है और किसी भी चीज़ के बारे में जागरूकता या जानकारी पहुँचानी हो तो एनजीओ के लोग वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आप लेटेस्ट एग्जाम्पल में वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो जो समाज का तबका जो पढ़ा लिखा नहीं था वो उस वैक्सीन को लगवाने से बड़ा डर रहा था। तो उस टाइम पे एनजीओज़ ने काफ़ी अपना रोल प्ले करा होगा जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और वो वैक्सीन लगवाएं। तो इस तरीके से एनजीओस काम करते हैं और ये खाली वैक्सीन तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे इशू समाज के। अब आप एनजीओ अनाथालय चलाते हैं, एनजीओस जो होते हैं ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनके लिए काम करते हैं। जो बचा हुआ खाना होता है शादियों का उसको ले जा कर के एनजीओस भूखे लोगों तक पहुंचाते हैं, सर्दी की रातों में कंबल पहुंचाते हैं। तो एनजीओस बहुत तरीके से काम करते हैं, डाइवर्स एरियाज़ में काम करते हैं और हर तरीके सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अपना काम करते हैं। और ये सरकारी कार्यक्रमों और समाज के ज़रूरतमंद क्षेत्र के बीच एक सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। तो चाहे सरकारी स्कीम्स हो चाहे प्राइवेट कुछ हो, उसमें एक ब्रिज का काम करते हैं उस गैप को फिल करने के लिए एनजीओस, कि यहाँ पे किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे किसी चीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट है किसी इंसान को, तो उसका ब्रिज करते हैं उस गैप को। यही एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि शादियों में बचा हुआ खाना होता है और यहाँ पर जो रोड के किनारे लोग सोते हैं जो कि भूखे रहते हैं उन तक खाना पहुंचाना है। तो अगर आप कुछ एनजीओस होते हैं उन्हें आप कॉल कर दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, वो आपका आते हैं, आपकी पूरी पार्टी का जो बचा कुचा खाना होता है उसे ले जाके ज़रूरतमंदों में बांट देते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ से ले जाके जिसको उसकी नीड है उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से चाहे अब सरकारी चीज़ें हों या कुछ प्राइवेट हो, उसमें गैप फिल करने का काम करते हैं। फिर आपदाओं के दौरान राहत कार्य प्रदान करते हैं। तो एनजीओस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कैलेमिटी की सिचुएशन में, किसी भी आपदा की जो परिस्थिति बनती है उसमें राहत कार्यों में बहुत अपना सपोर्ट प्रदान करते हैं। उसमें से सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रेड क्रॉस है, जो कि हर तरीके से लोगों की हर आपदा में मदद करने की कोशिश करती है। इसके अलावा वे ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और इसीलिए असेवित और कम सेवा वाली आबादी से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं पहुँच सकते, जहाँ सरकार की पहुँच नहीं हो सकती, वहाँ पे एनजीओज़ की पहुँच होती है। एनजीओज़ हर उस गली कूचे में भी पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि वहाँ ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। कोई बहुत ही ख़राब सी बस्ती है, बहुत सी दूषित बस्ती है, वहाँ सरकार जल्दी नहीं पहुँच बना पाएगी, लेकिन एनजीओ के लोग वहाँ पहुँच के लोगों की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल पर जहाँ पे लोगों को नीड है वहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं।
क्योंकि वह ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़े होते हैं, इसलिए वो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी सिखाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ वे समाज के हाशिए के वर्गों के अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसके लिए, उसके राइट्स के लिए लड़ने का भी काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे संगठन होते हैं, जैसे कि महिला संगठन होते हैं और चाइल्ड राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कि किसी एक व्यक्ति के साथ भी गलत हुआ तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। अगर किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो पूरा महिला संगठन उसके साथ आ जाता है, मजदूर का संगठन उसके साथ आ जाता है। तो ये एनजीओस होते हैं, या जो इनकी पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कि एक तरीके से एनजीओ की तरह काम करती हैं। तो ये सब साथ खड़ी रहती हैं एक इंडिविजुअल के राइट्स को भी लड़ने के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी। फिर विविध मुद्दों जैसे लैंगिक मुद्दों, बाल अधिकारों के मुद्दों, पर्यावरण, ट्रांसजेंडर, जानवरों, शिक्षा आदि के मुद्दों के लिए काम करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत डाइवर्सिफाइड इश्यूज़ के लिए काम करते हैं, भूखे लोगों से लेकर के ये अनाथ बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, जो ट्रैफिक्ड हो जाती हैं वुमेन, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी ट्रैफिक्ड हो जाती वुमेन, उन्हें रिहैबिलिटेट करने का काम करते हैं एनजीओस। उसके अलावा विधवाओं के लिए एनजीओस काम करते हैं, उस विकलांगों के लिए काम करते हैं। तो हर एरिया में एनजीओस काम करते हैं, जानवरों के लिए भी काम करते हैं। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे भी ये काम करते हैं। वे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पे लोग अपना एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, उसमें अपनी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए वे दबाव समूहों के रूप में काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जब एक इंडिविजुअल के साथ खड़े होकर के एनजीओ ने आवाज़ उठाई है, तो चेंजेस आए हैं, सरकार भी रूल्स रेगुलेशन चेंज करके लेकर के आई है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जैसा शिक्षा का अधिकार 2009 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये सब एनजीओ के एफर्ट से ही आया था। इसके अलावा विकास के वाहन के रूप में काम करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं और एक तरीके से डेवलपमेंट व्हीकल के रूप में काम करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आएंगे। अब जैसे कि हमने बहुत लंबे में डिस्क्राइब करा कि क्या क्या काम करते हैं एनजीओस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में खाली उनको रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है ये पूछा जाए, आपसे क्या रोल प्ले करते हैं वो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आंसर्स थोड़े लेंदी होते हैं, वर्ड लिमिट एक्सटेंड करते हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर 10 से 15 मिनट की वीडियो में उस पूरे टॉपिक का कवरेज मिलेगा। उससे कोई भी क्वेश्चन आया, आप इसके पॉइंट्स यूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा, आपका आंसर वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एक पूरा 15 मिनट तक का वीडियो आपके एक टॉपिक को हर तरीके से, हर डायमेंशन से कवर करता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या ज़रूरत है संगठनों को विनियमित करने की या रेगुलेट करने की। तो सबसे पहला कारण ये है कि एनजीओस में फॉरेन फंडिंग बहुत आती है, विदेशों से एनजीओस को पैसा बहुत मिलता है। और ख़ास तौर पे जो कि वुमेन के एनजीओस होते हैं, या चिल्ड्रन के होते हैं, या पेट्स के होते हैं, इस तरीके के एनजीओस जो होते हैं, ये इंटरनेशनल फंडिंग इन्हें बहुत मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। इनको अपना काम चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये पाते हैं उसी को यूटिलाइज़ करके लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होने लगती है। और मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध बनाने का तरीका भी है एनजीओ को फंड करना। तो यहाँ पर एक काफ़ी लूपहोल देखने को मिलता है। कहने को एनजीओ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ये काले धन को सफ़ेद बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से रेगुलेशन की एक आवश्यकता निकल करके आती है। फिर भारत में बड़ी संख्या में एनजीओ हैं, इंडिया में बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि डाइवर्स एरिया में काम करते हैं। अब उनमें से कितने एनजीओ जेन्युइन हैं और कितने एनजीओ फ्रॉड हैं, जो कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं, जो पीछे पीछे स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, ये नहीं पता। और ये तब पता चलेगा जब रेगुलेशन किया जाएगा और विनियमित किया जाएगा, उन पर नियंत्रण रखा जाएगा, तब उनकी एक्चुअल एक्टिविटी समझ में आनी शुरू होंगी। फिर एनजीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते हैं। अक्सर एनजीओ पे बहुत सारा फ्रॉड का आरोप लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं, करप्शन के आरोप लगते हैं। तो इस वजह से भी एक नीड निकल करके आती है रेगुलेशन की। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन पीस, कॉर्डेड, एमनेस्टी और एक्शन एड जैसे जो गैर सरकारी संगठन या एनजीओस हैं, ये भारत की जीडीपी को 2 से 3% प्रतिवर्ष कम कर रहे हैं। यानी कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसमें इस तरीके का हो रहा है कि इंडिया की जीडीपी को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं।
फिर अधिकांश गैर सरकारी संगठनों के संचालन या धन के स्रोत सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होते हैं, जो उनकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। तो फॉरेन फंडिंग मिल रही है, कितनी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें इनकी पब्लिक डोमेन में नहीं है, हर कोई इन्हें नहीं देख सकता है। तो इस वजह से एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये किस तरीके से पैसा पा रहे हैं, वो पैसा सही है या नहीं, देश हित में काम कर रहे हैं या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क निकल के आते हैं। फिर कभी कभी अनियंत्रित एनजीओ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं, क्योंकि एनजीओस अपने पीछे पीछे काम करते हैं, कभी कभी आतंकी फंडिंग का, हथियारों के व्यापार का, मादक पदार्थों की तस्करी का। तो ये सारे इल्लीगल काम भी बहुत सारे एनजीओस करते हैं। तो अभी तक सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? तो सरकार अभी रिसेंटली में लेकर के आई है एफसीआरए एक्ट में रेगुलेशन। एफसीआरए एक्ट क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो 2010 में आया था, उसमें सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और इन अमेंडमेंट्स के बाद से थोड़ा सा एनजीओस को रेगुलेट करने की कोशिश करी है। तो कौन कौन से अमेंडमेंट प्रपोज हुए हैं? तो सबसे पहला ये अमेंडमेंट हुआ है कि जो भी फॉरेन फंडिंग किसी एनजीओ को मिलेगी, उसमें 20% से ज़्यादा वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर या अपने प्रशासनिक खर्चों पर स्पेंड नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है अमेंडमेंट में कि एफसीआरए के तहत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त अनुदान को दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी एनजीओ को पैसा मिला तो वो पैसा वो किसी और को, किसी इंडिविजुअल को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, तो क्योंकि इसी तरीके के ट्रांसफ़र से वो ब्लैक मनी वाइट होती रहती है। तो इसको कर्ब करने के लिए एक स्टेप उठाया गया है। फिर सभी पदाधिकारियों, निदेशकों और गैर सरकारी संगठनों के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। तो जितने भी लोग एक एनजीओ में काम करते हैं, उन सबके लिए एक आइडेंटिटी के तौर पर आधार कार्ड का होना आवश्यक है। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय है, एनजीओ को अब लाइसेंस रद्द कर सकता है। उसके अलावा एक और अमेंडमेंट किया गया है कि सारे एनजीओस को एसबीआई की दिल्ली वाली ब्रांच में अपना एक खाता खोलना पड़ेगा, जिसमें वो फॉरेन फंड रिसीव करेगा। इसके बाद कुछ चिंताएं भी निकल करके आ रही हैं रेगुलेशन से, और रेगुलेशन से निकल के आई सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो एनजीओस रिसर्च के कार्यों में लगे रहते हैं, जो जेन्युइनली रिसर्च का काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तो उनका जो रिसर्च का सारा खर्चा है वो तो निकल के आता है, जो उन्हें फंडिंग मिलती है उससे ही। तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो 20% से ज़्यादा ही रहेगा, जो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो अंदर वो रिसर्च का काम करेंगे। तो जब सरकार ने 20% की लिमिट लगा दी है, तो इस तरीके के एनजीओस में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रशासनिक व्यय को सीमित करने से अनुसंधान कार्यों में लगे संगठनों के कामकाज में बाधा आएगी। इसके अलावा चूंकि नए नियम अनुदान के हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं या सहयोग की भावना को भी बाधित करेगा, तो क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं हो सकता, जो फंड मिल गया है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस वजह से जो कोलैबोरेशन होता है उसकी फीलिंग को ये हैम्पर करेगा। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड सुझाते हुए। हम बताएंगे कि उचित निगरानी तंत्र होना चाहिए और वित्त पोषण की निगरानी और विनियमन के लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय होना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि एनजीओस का जो फंडिंग है उसको रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक शासन बोर्ड या गवर्नेंस बोर्ड की एक स्थापना की जानी चाहिए। फिर लोकतंत्र में भाग लेने के लिए नागरिकों को गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो सिटीजन्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए एनजीओस के कामों में, जिससे कि वो डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकें। फिर हम आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि एनजीओ किसी भी देश के लिए प्रगति के वाहक होते हैं, क्योंकि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ विश्वसनीयता और पारदर्शिता के मुद्दों के कारण उनकी क्षमता बाधित होती है। उचित नियमों और सुधारों के साथ गैर सरकारी संगठनों की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है और दोषपूर्ण भ्रष्ट गैर सरकारी संगठनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक, जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।